नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोजगार और निर्माण न्यूज़पेपर के रिव्यू पर। 18 से 24 जनवरी 2021 का यह पेपर है जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण होता है, खासतौर पर जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। कम से कम 2 मिनट आप ज़रूर देखिए ताकि आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर्चित व्यक्तित्व और घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है ये। ब्रिटेन की महारानी के जन्मदिन पर जारी होगा विशेष सिक्का। ब्रिटेन की महारानी का नाम है एलिजाबेथ द्वितीय। इनके जन्मदिन पर शाही टकसाल 5 पाउंड का विशेष सिक्का जारी करेगा। 21 अप्रैल को महारानी एलिजाबेथ 95 साल की होने जा रही है। 5 पाउंड का सिक्का आमतौर पर शाही आयोजनों के लिए आरक्षित होता है। ब्रिटेन में 2021 में उपन्यासकार वाल्टर स्कॉट के जन्मदिन पर भी सिक्का जारी होना है। यह खबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा, जो कि भारत की लोकसभा के समकक्ष होती है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की फिर से अध्यक्ष बन गई है नैन्सी पेलोसी। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है नैन्सी पेलोसी। ये चौथी बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष बन गई है। इस पद के लिए वे कड़े मुकाबले में 80 वर्षीय नैन्सी को 216 और रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी कोविन मैकार्थी को 209 वोट मिले। सदन में कुल 427 वोट डाले गए। द रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। सबसे ज़्यादा हीरो वाली द रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी अंगूठी है। इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस अंगूठी में करीब 12,638 छोटे बड़े हीरे जड़े हैं। इसका वजन है 165 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा। हर्षित बंसल ने इसकी डिज़ाइन तैयार की है और इन्होंने ही इस अंगूठी को मैरीगोल्ड द रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया है। तो भारत के हर्षित बंसल और इन्होंने यह रिंग बनाई है। क्या आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको मिलती है घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट। अनअकैडमी प्रेजेंट्स कॉम्प्रहेंसिव बैच कोर्स फॉर सुपर TET 2021। 21 जनवरी से 31 मार्च तक यह कोर्स चलना है। सो एनरोल नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। यूज माई रेफरल कोड टू अनलॉक फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेज एंड गेट 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। हमारा रेफरल कोड है बेस्ट ज्ञान TET, जिसका यूज़ करके आप न केवल फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं बल्कि प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो कोड याद रखिएगा बेस्ट ज्ञान TET। अनअकैडमी पर TET प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्जेस है 1200 रुपये, लेकिन 3 महीने के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देना है 1000 रुपये महीने के हिसाब से मात्र 3000 रुपये। 6 महीने के लिए 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये। 12 महीने के लिए 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये और 24 महीने के लिए 300 रुपये महीने के हिसाब से 7200 रुपये मात्र। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, वन सब्सक्रिप्शन। इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आप जा सकते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है और वहां पर क्लिक करके अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। द रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है, मैरीगोल्ड द रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जर्मनी में फेस्टल हॉल में एक दिन में 4000 लोगों को लगेगी वैक्सीन। जर्मनी के फेस्टल हॉल में कोरोना संक्रमण की नई लहर से बचने की तैयारियां कर ली गई हैं। इस स्टेडियम हॉल में एक दिन में 4000 लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी चल रही है। फेस्टल हॉल के 100 साल के इतिहास में पहला मौका है जब इसका इस्तेमाल बड़े स्तर के मेडिकल ऑपरेशन के लिए होगा। आलोक शर्मा ने ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री आलोक शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आलोक अब जलवायु परिवर्तन के काम के लिए पूरी सेवाएं देंगे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन समिट का चेयरमैन भी बनाया गया है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में कौन
COP26 जलवायु परिवर्तन समिट के चेयरमैन बने हैं। तो इनका नाम है आलोक शर्मा। ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री थे, इस पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, इनसे आग्रह किया था कि वे दोनों में से किसी एक पद पर ही कार्य कर सकते हैं। रॉब लिदर्न, फेसबुक के वैज्ञानिक प्रमुख ने छोड़ा पद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के एडवर्टाइजिंग इंटीग्रिटी प्रमुख रॉब लिदर्स ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। रॉब प्रोडक्ट मैनेजमेंट के प्रमुख थे। उनके कार्यकाल के दौरान फेसबुक पर राजनीतिक और कोरोना वायरस पर गलत सूचनाएं देने का आरोप लगा था। लीडर्स ने कहा था कि वह सिर्फ विज्ञापन और सोशल मीडिया की बजाय उपभोक्ताओं की निजता पर काम करने के लिए कंपनी छोड़ रहे हैं। कश्मीर में 10 इंच बर्फबारी से यातायात ठप हो गया। श्रीनगर में यह बर्फबारी हुई। श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास टनल तक तकरीबन 10 इंच की बर्फबारी हुई है। लिहाजा घाटी का देश के अन्य हिस्सों से सड़क और हवाई मार्ग से संपर्क कट गया, जबकि पहलगाम में 5 से 6 इंच तक बर्फबारी की पुष्टि हुई है। राम कुमार सारंगपाणी, प्रवासी भारतीय ने बनाया सबसे बड़ा ग्रीटिंग कार्ड। NRI है राम कुमार सारंगपाणी। इन्होंने सबसे बड़े पॉपअप ग्रीटिंग कार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राम कुमार के कार्ड में UAE के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ ही दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के चित्रों का एक कोलाज है। इस कार्ड का सरफेस एरिया 8.20 वर्ग मीटर है। पहले यह रिकॉर्ड 6.72 वर्ग मीटर क्लोज्ड सरफेस का था। अलास्का, समुद्र तट पर मिला पेड़ की जड़ जैसा जीव। अमेरिका में अलास्का के प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप के समुद्री तट पर ऐसा समुद्री जीव मिला है जो किसी पेड़ या पौधे की जड़ जैसा दिखता है। सारा नाम की महिला ने सबसे पहले इस समुद्री जीव को देखा। जिस तरह जमीन के अंदर पेड़ की जड़ें फैली होती है, ठीक वैसे ही इसके पतले मुलायम अंग हैं। सारा ने उसे बिना नुकसान पहुंचाए समुद्र में वापस छोड़ दिया। बीवर प्रजाति, अमेरिकन केनल क्लब ने नई नस्ल को दी मान्यता। अमेरिकन केनल क्लब ने बीयर प्रजाति के कुत्तों को 197वीं नस्ल के रूप में मान्यता दी है। अब यह जून में होने वाली सबसे प्रतिष्ठित वेस्टमिंस्टर केनल क्लब शो सहित अन्य प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। अपने घने लंबे बालों और लंबी मूंछों के लिए प्रसिद्ध इस डॉग को एक जर्मन युगल ने दुर्लभ सफेद चिन्हों वाले छोटे कुत्ते की नस्ल से तैयार किया है। देवांग सुवील, ड्रोन के जरिए समुद्र में फंसे मछुआरों को खोजा। केरल के रहने वाले हैं 19 साल के एक इंजीनियर देवांग सुवील कुमार। इन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल कर 4 मछुआरों की जान बचाई। दरअसल समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकले 4 मछुआरे तेज ज्वार के बीच फंस गए थे। बीटेक के छात्र हैं देवांग। इन्होंने ड्रोन की मदद से समुद्र तट से करीब 15 किलोमीटर दूर नाव की लोकेशन ढूंढ ली। रेस्क्यू टीम ने लोकेशन के आधार पर इन सभी मछुआरों को ढूंढ निकाला है। वेंकटरमन पटनायक ने 7 वर्ष की उम्र में पास की MTA परीक्षा। ओडिशा के बंगलुरु जिले के वेंकटरमन पटनायक ने माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी एसोसिएट परीक्षा पास कर ली है। तीसरी कक्षा में पढ़ रहे 7 साल के वेंकट को वंडर किड कहा जा रहा है। उसने जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, HTML, CSS और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन फंडामेंटल्स में प्रोग्रामिंग का MTA क्लियर किया है। रेलवे मालगाड़ी में पहली बार पायलट से लेकर गार्ड तक महिलाएं। भारतीय रेलवे के इतिहास में महिलाओं ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बसई रोड स्टेशन से माल लेकर गुजरात के बड़ोदरा पहुंची गाड़ी में पायलट से लेकर गार्ड तक सभी महिलाएं थीं। इसके लोको पायलट कुमकुम एस डोंगरे 34 साल, सहायक लोको पायलट उदिता वर्मा 28 साल और गुड्स गार्ड्स आकांक्षा रे 29 साल की थी। 43 बंद बैंगनों में 3686 टन का माल लेकर दोपहर 11:30 बजे निकली यह गाड़ी 6 घंटे बाद निश्चित समय पर बड़ोदरा पहुंच गई। उड़ान सेवा के अंतर्गत कलबुर्गी से तिरुपति की सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ। भारत में क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए स्टार एयर ने कर्नाटक के कलबुर्गी से आंध्र प्रदेश के तिरुपति के बीच दैनिक हवाई उड़ान सेवा शुरू की है। यह सेवा भारत सरकार की योजना
RCS उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत शुरू की गई है। कलबुर्गी से लेकर तिरुपति के बीच सीधी उड़ान सेवा की मांग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लगातार मिलती रही है। अब लोगों के पास हवाई यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा और लोग इस लंबी यात्रा को 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। नीरज अंतानी ओहियो के सीनेटर बने। भारतवंशी नीरज अंतानी ने अमेरिका में ओहियो के सीनेटर के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। इसके साथ ही वह इस अमेरिकी राज्य के पहले भारतीय अमेरिकी सीनेटर बन गए हैं। प्रश्न बन सकता है, हाल ही में कौन ओहियो के, जो कि अमेरिका का एक राज्य है, प्रथम भारतीय अमेरिकी सीनेटर बने हैं? तो आपका आंसर होगा नीरज अंतानी। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि अपने ही राज्य का प्रतिनिधित्व करना बहुत खुशी की बात है। चांग यूते ने एक बड़े बुलबुले के अंदर 783 बुलबुले फुलाने का बनाया गिनीज रिकॉर्ड। ताइवान के चांग यूते ने एक बड़े बुलबुलों के अंदर 783 बुलबुले फुलाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया है। तो अनोखे अनोखे रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। भारत सरकार ने एक पेंट लॉन्च कर दिया है इसी बीच। खादी और ग्रामोद्योग का गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च। MSME मंत्री श्री नितिन गडकरी ने खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया। गाय के गोबर से बनाया पेंट नॉन टॉक्सिक के अलावा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और वॉशेबल भी है। इसकी बिक्री खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मदद से की जाएगी। आयोग का दावा है कि इस प्राकृतिक उत्पाद में गोबर की गंध नहीं रहेगी। वही इस पेंट को भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाणित भी किया है, सर्टिफाइड पेंट है। स्मृति शेष ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बर्गेस का हाल ही में निधन हो गया। प्रश्न बन सकता है कि एलन बर्गेस किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो क्रिकेट। दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर न्यूजीलैंड के एलन बर्गेस का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उन्होंने 1940-41, 51-52 के बीच 14 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे और 466 रन बनाने के अलावा 16 विकेट लिए थे। इंग्लैंड के मशहूर सिंगर थे गैरी मार्सडन, इनका भी निधन हो गया 78 वर्ष की उम्र में। इंग्लैंड के मशहूर सिंगर गैरी मार्सडन का निधन हो गया। गैरी को लिवरपूल फुटबॉल क्लब के एंथम यू विल नेवर वॉक एलोन के लिए जाना जाता है। उनका बैंड गैरी एंड द पेसमेकर्स मशहूर बैंड रहा है। मशहूर टेनिस कोच बॉब ब्रेट का निधन। बोरिस बेकर, गोरान इवानिसेविच और मारिन सिलिच जैसे ग्रैंड स्लैम विजेताओं के कोच रहे बॉब ब्रेट का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कैंसर से ग्रस्त थे। टेनिस ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी क्रेग टिले ने कहा कि बॉब बेजोड़ कोच थे। उन्होंने ग्रैंड स्लैम चैंपियन से लेकर इस खेल में शुरुआत करने वाले खिलाड़ी सभी को सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बॉब को नवंबर 2020 में ATP का टिम गुलिक्सन करियर कोच का पुरस्कार मिला था। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सत्यापाल का निधन। साड़ी के नए नए रूप को परिचित कराने वाले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सत्यापाल का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सत्यापाल ने 70 के दशक में आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उन्होंने जीवन दर्शन पर भी लेख और व्याख्यान दिए। उन्हें भारतीय नारी वेशभूषा को अलग और नए परिवेश के हिसाब से प्रस्तुत करने के लिए भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे पिछले सप्ताह की तमाम घटनाओं पर जानकारी जो कि महत्वपूर्ण है। 9 जनवरी, अमेरिका में अब वेतन के आधार पर मिलेगा H1B वीज़ा। अमेरिका H1B वीज़ा के लिए चयन प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। नई प्रक्रिया में लॉटरी प्रक्रिया की जगह वेतन और कौशल के आधार पर H1B वीज़ा जारी किया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन ने इस नियम में संशोधन किया है। यह व्यवस्था मार्च 2021 से लागू हो सकती है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार वीज़ा प्रक्रिया में बदलाव का उद्देश्य अमेरिकी श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है और अस्थायी रोजगार कार्यक्रम से उच्च दक्षता रखने वाले विदेशी कर्मचारियों को लाभ दिलाना है। उल्लेखनीय है कि H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशिष्ट पदों पर भर्ती करने की अनुमति देता है। H1B वीज़ा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिए।
H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा होता है जो कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशिष्ट पदों पर भर्ती करने की अनुमति देता है। अमेरिकी कंपनियां इसी वीज़ा के आधार पर हर साल बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवर को नियुक्त करती हैं। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति है भारतीय मूल की कमला हैरिस। इन्होंने भारतीय मूल की सबरीना सिंह को अपने प्रेस सचिव के रूप में चुना है। सबरीना व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति की प्रेस सचिव होंगी। यह घोषणा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता हस्तांतरण दल ने की है। सबरीना अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कमला हैरिस की प्रेस सचिव थी। इसके अलावा बाइडेन ने सुमना गुहा को दक्षिण एशिया मामलों के लिए वरिष्ठ निदेशक तथा तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निदेशक के तौर पर नामित किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जे को लेकर संघर्ष बढ़ गया है। यहाँ से प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि वेस्ट बैंक इलाका किन दो देशों के बीच में विवादित है। आपको फैक्ट पता होंगे तो आसानी से कर देंगे, इजराइल और फिलिस्तीन। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजराइल सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में कई फलस्तीनी प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली लोगों को बसाए जाने के खिलाफ है। उनकी मांग है कि इजराइल सरकार इस इलाके पर अवैध कब्जे को रोके। उल्लेखनीय है कि वेस्ट बैंक इलाके पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों दावा करते हैं। विदेश में अघोषित संपत्ति की जांच के लिए विशेष इकाई गठित। केंद्र सरकार काले धन पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाने जा रही है। सरकार ने भारतीय नागरिकों की विदेश में अघोषित संपत्ति की जांच के लिए विशेष इकाई गठित की है। यह इकाई काले धन की रोकथाम के लिए आयकर विभाग की जांच प्रकोष्ठ के तहत काम करेगी। यह इकाई विदेशों में रखी गई अघोषित संपत्ति और काला धन रखने से जुड़े मामलों की जांच पर फोकस करेगी। हाल ही में आयकर विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों में सभी 14 जांच निदेशालयों में विदेशी परिसंपत्ति जांच इकाई का गठन किया है। भारत की शीर्ष आपदा राहत संस्था राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को जल्द ही यूएन टैग मिलने जा रहा है। यानी एनडीआरएफ को संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मानकों के अनुरूप मान्यता मिलने जा रही है। इसके साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय आपदा बचाओ अभियान का हिस्सा बन जाएगा। एनडीआरएफ के महानिदेशक का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, श्री एसएन प्रधान। इन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा बचाओ अभियान के तौर पर अधिकृत करने की प्रक्रिया स्विट्जरलैंड स्थित इंसार्ग यानी कि इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप पूरी करेगा। श्री प्रधान ने कहा कि जिस तरह देश में भारतीय मानक ब्यूरो है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंसार्ग दुनिया भर में आपदा मोचन बलों का मानकीकरण करती है, स्टैंडर्डाइजेशन। उल्लेखनीय है कि इंसार्ग संयुक्त राष्ट्र के तहत 90 से अधिक देशों और संगठनों का नेटवर्क है जो खोज और बचाव के कार्य करता है। आयरलैंड में कार्क रिंगस्केडी काउंटी के एक बंदरगाह में आग लग गई। आयरलैंड के ब्रॉडकास्टर आरटी के अनुसार आग काफ़ी भयानक थी। आग की लपटें और धुआं 15 किलोमीटर दूर तक नजर आ रहा था। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने महज 2 घंटे में ही आग पर काबू पा लिया। आग के कारण पूरे इलाके को खाली कराया गया था। बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए होगा डोर टू डोर सर्वे। बच्चों की शिक्षा सुचारू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में जारी एक दिशा निर्देश में सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे डोर टू डोर सर्वे कर उन बच्चों का पता लगाए जो स्कूल नहीं जाते। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में स्कूल छोड़ने की दर यानी कि ड्रॉप आउट में वृद्धि हुई है। इसे रोकने के लिए एक उचित कार्यनीति तैयार की जाए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी पलायन के कारण स्कूल छोड़ चुके 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को नियमों में छूट देकर दोबारा स्कूलों में प्रवेश दें ताकि वे अपनी छूटी पढ़ाई पूरी कर सकें। इटली में नेपल्स शहर है। यहाँ के एक अस्पताल के बाहर कार पार्किंग का एक हिस्सा सिंकहोल में समा गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अनुसार लगभग 5,400 वर्ग फीट इलाके में हुए सिंकहोल में कई कारें समा गई। हालांकि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है।
यह सिंक होल कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के लिए हाइड्रोजियोलॉजिकल समस्या को जिम्मेदार माना है। 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। गलवान के शहीदों को गणतंत्र दिवस पर किया जाएगा सम्मानित। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों को गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सैन्य मामलों का विभाग नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में इन शहीदों के नाम भी अंकित करेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प हुई थी। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इनमें 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बी संतोष बाबू भी शामिल थे। भारतीय सेना ने भी गलवान के वीर शहीदों के लिए पूर्वी लद्दाख में पोस्ट 120 पर एक स्मारक बनाया है। इसमें स्नो लेपर्ड अभियान के तहत इन जवानों की वीरता का उल्लेख किया गया है। केंद्र सरकार का फरवरी 2021 में पेश होने वाला बजट डिजिटल रूप में पेश किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष न तो हलवा सेरेमनी होगी और न ही बजट कॉपी की छपाई होगी। सभी सांसदों को बजट की सॉफ्ट कॉपी सौंपी जाएगी। उल्लेखनीय कि देश का पहला बजट वर्ष 1947 में पेश किया गया था। तब से हर वर्ष बजट दस्तावेज की छपाई होती है और इसे सील बंद कर संसद भवन लाया जाता है। तो यह पहला अवसर होगा जब बजट की छपाई नहीं होगी बल्कि सॉफ्ट कॉपी सभी को दी जाएगी। 13 जनवरी सीबीडीटी ने किया ई पोर्टल का शुभारंभ। सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर चोरी, विदेशी अघोषित परिसंपत्तियों के साथ साथ बेनामी संपत्तियों के बारे में शिकायतों को दर्ज कराने तथा उन पर कार्रवाई के लिए ई फाइलिंग वेबसाइट पर ई पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य कर चोरी को रोकने के लिए ई गवर्नेंस के लिए नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति कर चोरी या बेनामी संपत्ति से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन कर सकता है। यह सुविधा पैन और आधार कार्ड धारकों के साथ ऐसे लोगों को भी मिलेगी जिनके पास में दोनों दस्तावेज नहीं हैं। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सैद ने संविधान में संशोधन की घोषणा की है। इस संशोधन के तहत देश में क्राउन प्रिंस की नियुक्ति, महिला समानता और संसद के कामकाज के लिए नए नियम शामिल किए गए हैं। सुल्तान हैतम के बड़े पुत्र यजान बिन हैतम ओमान के पहले क्राउन प्रिंस बनेंगे। माना जा रहा है कि ओमान के सुल्तान इस बदलाव के तहत देश को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, सुल्तान हैतम के बड़े पुत्र है यजान बिन हैतम। तो यजान बिन हैतम ओमान के पहले क्राउन प्रिंस बनेंगे। 14 जनवरी को सीबीएसई ने सीटीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। यह परीक्षा देश भर के 135 शहरों में 31 जनवरी को होगी। सीबीएसई ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होना है वे सीटीईटी की वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में किसी तरह की गड़बड़ी हो तो सीटीईटी यूनिट से संपर्क कर उसमें सुधार करवा लें। सीबीएसई ने कहा कि सीटीईटी परीक्षा में कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 90 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचाना होगा। उल्लेखनीय है कि पहले सीटीईटी परीक्षा जुलाई 2020 में आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। भारत में पोलियो टीकाकरण अभियान अब 31 जनवरी से शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। उल्लेखनीय कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 31 जनवरी को पोलियो टीकाकरण अभियान पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया है। पहले पोलियो टीकाकरण अभियान 17 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन अप्रत्याशित गतिविधियों के कारण इसे स्थगित किया गया था। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा।
लोकसभा सचिवालय के अनुसार राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। अच्छा, आप कमेंट करके ये बताइए कि संसद का पहला हिस्सा है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा हिस्सा क्या है? संसद के देखिए 3 अंग होते हैं, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, तो आप ये बताइएगा कि तीसरा अंग कौन सा है लोकसभा और राज्यसभा के अलावा। बजट सत्र के दौरान देश का आम बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 जनवरी से बजट सत्र शुरू करने की सिफारिश की थी। सत्र के दौरान कोरोना महामारी से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील योजना के बाद अब आयकर विभाग फेसलेस पेनल्टी योजना बना रहा है। यह जानकारी सीबीडीटी ने दी है। सीबीडीटी ने कहा कि वह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर फेसलेस पेनल्टी सेंटर स्थापित करेगा। राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर केंद्रीय तरीके से काम करेंगे, वह क्षेत्रीय सेंटर फेसलेस पेनल्टी की कार्रवाई करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। क्षेत्रीय सेंटर्स को पेनल्टी लगाने का अधिकार मिलेगा। फेसलेस पेनल्टी कार्रवाई करने और पेनल्टी आर्डर के ड्राफ्ट का काम करने के लिए सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई। यह देश की पहली एयर टैक्सी सेवा है। उल्लेखनीय है कि उड़ान योजना का लक्ष्य देश के आम नागरिकों को उड़ान भरने का अवसर देना तथा देश में हवाई सेवा को सस्ता बनाना है। इस योजना के तहत हिसार देश का 54वां हवाई अड्डा है जहां पर हवाई सेवा का परिचालन शुरू किया गया है। अब देखते हैं सामयिकी वाला पेज और उसके बाद में देखेंगे खेल चर्चा। उत्तर कोरिया, किम जोंग उन बन गए हैं पार्टी महासचिव। उत्तर कोरिया के सर्वेसर्वा किम जोंग उन सर्वसम्मति से वर्कर्स पार्टी के महासचिव बन गए हैं। प्योंगयांग में हुई पार्टी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है। स्वतंत्र पत्रकारों और मीडिया को पार्टी बैठक का कवरेज की अनुमति नहीं थी। कोविड-19 टीकाकरण अभियान, भारत को अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। यह बात कही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। कोविड-19 की टीकाकरण की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ साथ इस लड़ाई के निर्णायक चरण में है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सबसे पहले टीका लगेगा। इसके अलावा सफाई कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के अन्य कार्यकर्ता, पुलिस और अर्धसैनिक होमगार्ड, आपदा प्रबंधन स्वयंसेवक और नागरिक सुरक्षा के अन्य जवान, कंटेनमेंट और निगरानी से जुड़े राजस्व अधिकारियों को भी पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। ऐसे कर्मियों की कुल संख्या लगभग 3 करोड़ है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार को पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस लागत को केंद्र वहन करेगा। दूसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 50 वर्ष से कम आयु के ऐसे लोगों को टीके लगाए जाएंगे जिन्हें पहले समय से कोई बीमारी है या संक्रमण का अत्यधिक खतरा है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ बुनियादी ढांचे और रसद की तैयारी कर ली गई है। टीकाकरण के लिए ड्राई रन भी देश भर में किए गए। उन्होंने कहा कि कोविड के लिए हमारी नई तैयारियों और एसओपी को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाने और देश भर में चुनाव कराने के हमारे पुराने अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। एसओपी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन प्रोटोकॉल। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव के लिए उपयोग की जाने वाली बूथ स्तर की रणनीति का उपयोग यहाँ भी किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में टीकाकरण अभियान महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अन्य देश हमारा अनुसरण करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए टीकाकरण पिछले कुछ सप्ताह से लगभग 50 देशों में चल रहा है और अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों को ही टीका लग पाया है। भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। अमेरिका ने ताइवान पर लगे प्रतिबंध हटाए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने घोषणा की है कि अमेरिका ताइवान पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा रहा है। राजनीतिक स्तर और
अन्य स्तर पर संपर्क स्थापित करने पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया। ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की वकालत भी की है। वहीं दूसरी ओर चीन ने अमेरिका की इस घोषणा का जोरदार विरोध किया है। उसने अमेरिका को बुरा परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत केली क्राफ्ट इस घोषणा के मद्देनज़र जल्द ही ताइवान पहुंचेगी। ज्ञात रहे कि चीन सरकार ने हमेशा ताइवान पर अपना हक जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोयला मंत्रालय के सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत में कोयला खदान शुरू करने के लिए जरूरी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और मंजूरियों को दिलाने की प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए कोयला मंत्रालय ने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के विजेताओं के साथ समझौते करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज देश की पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के 19 सफल बोलीदाताओं को खदान का आवंटन किया गया। इससे राज्यों को अनुमानित 6,500 करोड़ रुपए का राजस्व प्रतिवर्ष प्राप्त होने के अलावा 70,000 से अधिक रोजगार पैदा होंगे। वही केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने कहा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस दृष्टिकोण को मजबूती देता है। यह पोर्टल कोयला क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसे सरकार की रोजगार मूलक सफल परियोजना के रूप में भी देखा जा रहा है। मलेशिया में कोरोना संक्रमण को लेकर फिर से आपातकाल लग गया है। मलेशिया के किंग सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने आपातकाल की घोषणा की है। इस दौरान अगस्त 2021 तक मलेशिया की संसद भी सस्पेंड रहेगी, निलंबित रहेगी। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मुहिद्दीन यासीन। इन्होंने आपातकाल के बारे में नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वह आपातकाल सैन्य तख्तापलट कार्रवाई नहीं है और इसमें कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। ज्ञात रहे कि राजनीतिक अस्थिरता और कोरोना संक्रमण की वजह से मलेशिया में प्रधानमंत्री के खिलाफ मुहिम छिड़ी हुई है। अगस्त 2021 तक जारी रहने वाले आपातकाल के दौरान भी कमान असैन्य सरकार के हाथों में रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले मलेशिया में 1969 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लिए मांगी मदद। संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक आपदाओं, महामारी से प्रभावित युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के लिए जीवन रक्षक उपायों की आवश्यकता के मद्देनज़र लगभग 1.3 अरब डॉलर की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इनके प्रवक्ता है स्टीफन दुजारिक। इन्होंने कहा कि आजीविका का साधन न होने और भूखमरी के कारण युद्धग्रस्त अफगानिस्तान की आबादी को जीवित रहने के लिए मानवीय सहायता के रूप में धन की आवश्यकता है। गगनयान मिशन के लिए रूस में प्रशिक्षण लेने जाएंगे 2 भारतीय फ्लाइट सर्जन। गगनयान भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत वर्ष 2022 में अंतरिक्ष में 3 यात्रियों को भेजने का लक्ष्य है। याद रखिएगा, गगनयान 2022 में 3 यात्रियों को भेजा जाएगा। फ्लाइट सर्जन वायुसेना के चिकित्सक है और उन्हें एरोस्पेस मेडिसिन में विशेषज्ञता हासिल है। जो 2 भारतीय फ्लाइट सर्जन हैं वे वायुसेना के चिकित्सक हैं और उन्हें एरोस्पेस मेडिसिन में विशेषज्ञता हासिल है। यह फ्लाइट सर्जन विशेषज्ञता हासिल करने के लिए फ्रांस भी जाएंगे। इस अभियान की योजना कोरोना संक्रमण के कारण कुछ देरी से चल रही है। गोताखोरों को मिला दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स। इंडोनेशियाई नौसेना के गोताखोरों को श्रीविजया एयर के विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। यह विमान जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में 62 लोग सवार थे। ब्लैक बॉक्स विमान के मलबे के नीचे समुद्र की तह में प्राप्त हुआ है। गोताखोरों को एक सफ़ेद कंटेनर के साथ देखा गया। इस कंटेनर में ब्लैक बॉक्स होता है। इंडोनेशिया के जावा प्रांत में भूस्खलन की घटना हुई है। 13 लोगों की इसमें मौत हो गई, 26 लोग लापता हो गए। पश्चिमी जावा के सुमेदांग जिले में भारी बारिश के कारण यह आपदा आई है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में भारी बारिश और उच्च ज्वार भाटा के कारण इंडोनेशिया के अधिकांश हिस्सों में भूस्खलन की दर्जनों घटनाएं हुई है और भयंकर बाढ़ आई है।
इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण एजेंसी ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। पूर्वी सीरिया में सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने हवाई हमला कर दिया। इजराइल और सीरिया के बीच भी लगातार अनबन चलती रहती है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार हमले में 23 लोग मारे गए हैं। इस हमले में सीरिया के कई गोदामों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया था क्योंकि उनमें ईरान से आए हुए हथियारों को छुपाया गया था। सीरिया की सरकारी एजेंसी है सना, इसके अनुसार इराक की सीमा से सटे डेर अल जोर, मयादीन और बुकमाल को निशाना बनाया गया। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री बेंजामिन से भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते खफा चल रहे हैं। प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी, रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यह प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है जब कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तीसरी बार लॉकडाउन लगाया गया है। ज्ञात रहे कि नेतन्याहू के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल हुआ था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से न्यायालय बंद है। और अंत में साप्ताहिक खेल चर्चा। बहरीन ग्रां प्री से शुरू होगा फार्मूला 1 का सत्र। फार्मूला 1 का नया सत्र बहरीन ग्रां प्री के साथ शुरू होगा। इससे पहले फार्मूला 1 का सत्र 21 मार्च को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री के साथ शुरू होना था, लेकिन कोरोना को मद्देनजर रखते हुए टाल दिया गया था 21 नवंबर के लिए। अब नए सत्र का आगाज एक सप्ताह की देरी से 28 मार्च को बहरीन ग्रां प्री से होगा। बहरीन में पिछले साल नवंबर दिसंबर में 2 रेस आयोजित की गई थी। वर्ष 2021 के सत्र में फार्मूला 1 की 23 रेस आयोजित की जाएगी। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री के साथ चाइनीज ग्रां प्री को भी स्थगित किया गया है, लेकिन चाइनीज ग्रां प्री की नई तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। फार्मूला 1 के इस सत्र की आखिरी रेस 12 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित होगी। हैरिस इंग्लिश ने जीता पीजीए टूर खिताब। अमेरिका के गोल्फर हैरिस इंग्लिश ने 7 वर्ष बाद पीजीए टूर खिताब जीता है। हैरिस ने सेंट्री टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस गोल्फ टूर्नामेंट अपने नाम किया। टूर्नामेंट में हैरिस और चिली के जोकिम नीमैन ने 25 अंडर स्कोर किया। इसके बाद हैरिस ने प्लेऑफ में नीमैन को हराया। इस टूर्नामेंट में जस्टिन थॉमस तीसरे स्थान पर रहे। यह हैरिस के प्रोफेशनल गोल्फ करियर का तीसरा खिताब है। कार्लोविच ने एटीपी मैच जीतकर बनाया रिकॉर्ड। क्रोएशिया के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी है इवो कार्लोविच। इन्होंने अमेरिका में खेले जा रहे डेलरे बीच ओपन टूर्नामेंट में मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। कार्लोविच पिछले 26 वर्षों में एटीपी टूर मैच जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। 41 वर्षीय कार्लोविच ने डेलरे बीच ओपन के पहले राउंड में स्पेन के पाब्लो एंडुजार को कड़े मुकाबले में 6-3, 5-7, 6-4 से हराया। सबसे ज़्यादा उम्र में एटीपी टूर मैच जीतने का ओवरऑल रिकॉर्ड अमेरिका के जिमी कॉनर्स के नाम है। कॉनर्स ने वर्ष 1995 में 42 वर्ष की उम्र में एटीपी एकल खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर कोलिन मैकडोनाल्ड का निधन हो गया। 92 वर्ष के थे। मैकडोनाल्ड की गिनती ऑस्ट्रेलिया के महान सलामी बल्लेबाजों में होती है। मैकडोनाल्ड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 47 टेस्ट मैचों में 39.32 की औसत से 3107 रन बनाए हैं। इनमें 5 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं। पाकिस्तान का दौरा करेगी इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम इस वर्ष अक्टूबर माह में पाकिस्तान का दौरा करेगी। दौरे पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 2 मैचों की T20 तथा 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम का यह पहला पाकिस्तान दौरा होगा। दौरे पर 14 और 15 अक्टूबर को T20 मैच तथा 18, 20 और 22 अक्टूबर को वनडे मैच खेले जाएंगे। भारत ने बल्लेबाजों के जुझारू प्रदर्शन से ड्रा कराया सिडनी टेस्ट मैच। प्रमुख खिलाड़ियों के बिना टेस्ट सीरीज खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन बरकरार रखा है। भारतीय टीम सिडनी में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच को अपने जुझारू प्रदर्शन से ड्रा करवाने में कामयाब रही। सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया 1-1 से बराबरी पर पहुंच गए हैं। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। पहली पारी में डेविड वार्नर के जल्दी आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के टॉम हार्डन ने शानदार बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया के बिल पुकोवस्की ने अपने करियर की पहली पारी में 62 रन बनाए। वहीं मार्नस लाबुशाने ने 91 तथा स्टीव स्मिथ ने 171 रनों की शतकीय पारी खेली।
इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने बड़ी वापसी की और ऑस्ट्रेलिया टीम को 338 रनों पर आउट कर दिया। मैच में भारत की नई सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को बढ़िया शुरुआत दिलाई, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद भारतीय टीम को रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। भारत पहली पारी में 244 रन ही बना सका। भारत के लिए शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने 50-50 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पूरी तरह से लय में नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्नस लाबुशा ने 73, स्टीव स्मिथ 81 और कैमरन ग्रीन 84 ने अर्धशतक की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 312 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित की तथा भारत के सामने जीत के लिए 407 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। मुश्किल लक्ष्य के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद जुझारू प्रदर्शन किया। शुभमन और रोहित की सलामी जोड़ी ने भारत को पहले विकेट के लिए 71 रनों की मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके बाद भारत के 3 विकेट महज 102 रन पर गिर गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत आए। चोटिल होने के बाद भी ऋषभ ने तेजी से रन बनाए और 118 गेंदों में 97 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। ऋषभ और चेतेश्वर पुजारा के बीच 148 रनों की साझेदारी हुई। ऋषभ पंत की पारी मैच पलटने में निर्णायक साबित हुई, हालांकि वे शतक से महज 3 रन पीछे रह गए। ऋषभ के आउट होने के बाद पुजारा भी 77 रन बनाकर चलते बने। इनके बाद रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी ने पारी को संभाला और 42.4 ओवर तक बल्लेबाजी की और नाबाद 62 रनों की साझेदारी कर मैच बचाने में सफल रहे। इंग्लैंड के मार्कस रेशफोर्ड बने सबसे कीमती फुटबॉलर। इंग्लैंड के युवा फुटबॉलर मार्कस रेशफोर्ड विश्व के सबसे कीमती फुटबॉलर बन गए हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। CIES फुटबॉल की एक रिपोर्ट के अनुसार मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने वाले मार्कस रेशफोर्ड की ट्रांसफ़र वैल्यू लगभग 1490 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के अनुसार रेशफोर्ड ने ट्रांसफ़र वैल्यू के मामले में किलियन एम्बाप्पे, इर्लिंग हालैंड और एलेक्जेंडर अर्नोल्ड जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार रेशफोर्ड का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ करार वर्ष 2024 तक है। CIES द्वारा जारी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रिपोर्ट में टॉप 10 में 5 खिलाड़ी इंग्लैंड की प्रीमियर लीग, 3 खिलाड़ी जर्मनी की बुंदेसलीगा तथा एक खिलाड़ी फ्रांस की लीग 1 तथा स्पेन की ला लीगा से संबंधित है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी लीग किस देश की ओर से खेलती है या किस देश से संबंधित है, तो पता होना चाहिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, BCCI ने खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ा दी है। अब 50,000 रुपये के बजाय 75,000 रुपये प्रति मैच फीस खिलाड़ियों को मिलेगी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। इसके अलावा BCCI ने टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे 6 राज्यों का मेजबानी शुल्क 2,50,000 रुपये से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया है। यह राशि मेजबान राज्य के क्रिकेट संघ को मिलती है। BCCI के सचिव है जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। इन्होंने कहा कि अहमदाबाद में आयोजित BCCI की वार्षिक आम बैठक में मेजबान संघों से मिले फीडबैक तथा अन्य राज्य संघों से चर्चा के बाद यह फीस में वृद्धि की गई है। इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच 6 शहरों में आयोजित होने हैं। इनमें कुछ मैच इंदौर स्थित होलकर स्टेडियम में भी खेले जा रहे हैं। उल्लेखनीय कि BCCI की गिनती विश्व के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के रूप में होती है। BCCI राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को भारी भरकम मैच फीस देता है। BCCI भारतीय क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपये, एक वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपये तथा एक T20 मैच के लिए 3 लाख रुपये देता है। यह राशि क्रिकेटरों को मिलने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा है। सोफी ने जड़ा महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और विस्तार से चाहे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। ओलंपियन और पैरालंपियन को कोच नियुक्त करेगा साई यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण। अपने विभिन्न राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में ओलंपियन और पैरालंपियन खिलाड़ियों को कोच और सहायक कोच के तौर पर नियुक्त करेगा।
साय ने कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में शिरकत कर चुके खिलाड़ी सहायक कोच के तौर पर आवेदन करने योग्य हैं। वहीं इन खेलों में पदक जीत चुके खिलाड़ी सीधे कोच पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि साय ने कोच और सहायक कोच की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत सहायक कोच के 23 पद तथा कोच के 4 पद बनाए गए हैं। वर्ष 2022 के खेलो इंडिया गेम्स भोपाल में आयोजित होंगे। इस पूरी खबर को आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। साथियों, आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सुझाव हो तो बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।